नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता अश्विनी दुबे साहब, जिनको आपने बहुत सारे विषयों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बात करते देखा होगा। उन विषयों पर संवैधानिक स्थिति क्या है ये बताते देखा होगा, कानूनी पहलू क्या है उन विषयों के ये समझाते देखा होगा। और सौभाग्य से आज हमारे साथ जुड़ गए दुबे साहब। बहुत स्वागत सर आपका, आपने बहुमूल्य समय निकाला। चूंकि मैंने आपका बहुमूल्य समय इसलिए लिया क्योंकि देश एक बड़े प्रश्न का सामना कर रहा है इस वक्त, और वो प्रश्न सामाजिक भी है और संवैधानिक भी है। तो जो सामाजिक पक्ष है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज है संविधान और कानून, उस पर हम पहले बात करते हैं। चूंकि ये मामला यूजीसी के नए नियमों से जुड़ा है और ये इसी जनवरी के महीने से लागू किए गए हैं नए नियम। 13 जनवरी को नोटिफाई किया है यूजीसी ने, और भारत के गैजेट में यानी कि भारत के राजपत्र में इन्हें प्रकाशित कर दिया गया है। और इन नियमों पर सवर्ण समाज को, जिसको आप कह सकते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उनको घोर आपत्ति है और उनको ऐसा लगता है कि ये नियम उनके साथ खुला अन्याय है, उनको अपराधी पहले ही मान लेने जैसे हैं। और इन नियमों में उन्हें कोई बचाव भी नहीं दिया गया है, यानी अगर उन पर कोई इल्जाम लगता है, कोई आरोप लगता है और झूठा साबित होता है तो भी उनकी रक्षा नहीं हो सकती। तो हम वकील साहब से समझेंगे कि इसकी वस्तुस्थिति एक्चुअली क्या है, इसकी लीगैलिटी क्या है और संवैधानिक रूप से ये नियम कितने सही हैं। सर, आपका फर्स्ट कमेंट। देखिए, संवैधानिक रूप से सही इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15 साफ तौर पर कहता है कि स्टेट ये इंश्योर करेगी कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये जो रेगुलेशन 3 सब क्लॉज सी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, जिसको नोटिफाई किया गया 13 जनवरी 2026 को, वो आर्बिट्री है, एक्सक्लूशनरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ड्रकोनियन है, अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि ये डिस्ट्रक्ट करेगा जो हमारे देश में इंक्लूसिविटी है, बच्चों के बीच में यूनिफॉर्मिटी है बच्चों के बीच में, और जो इक्विटी हम हायर एजुकेशन में, जो हमारा बेसिक मापदंड होता है हायर एजुकेशन का, उसका ऑब्जेक्ट प्रमोट करने का, इक्विटी, यूनिटी, उसके बियॉन्ड है। इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है कि छात्रों को छात्रों से जाति के आधार पर बांटता है। तो फ्री, फेयर, इम्पार्शियल जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ये जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर कास्ट को विक्टिम दिखाया गया है और एक पर्टिकुलर कास्ट को ऑप्रेसर दिखाया गया है। ये मेरा पहला कमेंट है। आपने कहा, बहुत सारी उपमाएं आपने दी, बहुत सारे एडजेक्टिव्स का आपने इस्तेमाल किया इस बात को डिफाइन करने के लिए। ड्रैकोनियन है, आर्बिट्रेरी है, अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये सब कुछ समाज की समरसता को बचाए रखने के लिए लाया गया है। कहा यह जा रहा है कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो कैंपसेस में पीड़ित था, और कई उदाहरण दिए जा रहे हैं, रोहित वेमुला का उदाहरण उसमें से एक। कहा यह जा रहा है कि सब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आने के बाद किया गया है, हमने इसमें क्या किया है। तो जो रीजन आप दे रहे हैं, जो कारण आप बता रहे हैं, या जो बात आप कह रहे हैं, वही इस यूजीसी नियम के समर्थक भी बोल रहे हैं कि दरअसल ये लाया ही इसीलिए क्या है कि संविधान की आत्मा की रक्षा हो सके। योर आंसर। संविधान की आत्मा इंक्लूसिविटी में है, संविधान की आत्मा सबको साथ लेकर चलने में है। संविधान की आत्मा बचती है जब भारत, भारतीयता और भारत के लोग एक साथ एक जैसे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो रोहित वेमुला का आपने उदाहरण दिया, सिर्फ एक इकोसिस्टम का व्यक्ति पूरे देश का सिस्टम नहीं बदल सकता है, एक ही इकोसिस्टम है। दूसरा, ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो, ये इकोसिस्टम राजेंद्र जी आपको दिखा? आपको ये सिस्टम दिखा ब्राह्मणों देश छोड़ो यूरेशिया से आए हो? आपको ये सिस्टम दिखा मनुवादी? आपको ये सिस्टम दिखा कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई? ब्राह्मण फिर कभी लुटेरा है, फिर कभी भगोड़ा है, कभी भूखा है, फिर आपने देखा कि ब्राह्मण बनिया, तिलक, तराजू, कलम, तलवार, इनको मारो, जूते चार, क्या एक्सप्रेसिवनेस नहीं है? फिर आपने कभी विष्णु तिवारी जैसे एग्जाम्पल्स देखे कि जो 20 साल बिना किसी
बिना किसी एविडेंस के जेल में रह गए। तो अब उसके बाद रही बात, आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, क्या आपने ये गांवों में जाकर के देखा कि कैसे जो जनरल कैटेगरी की बड़ी लड़कियां हैं उनको, खास तौर से जो ये प्रोटेक्टेड जो SC/ST एक्ट से लोग हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, और जब प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको प्रोटेस्ट किया जाता है, तो झूठे केस में दर्ज कर देते हैं। और पुलिस जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इवन OBC उनको जो है तुरंत FIR दर्ज कर देती है। क्या आपने देखा कि कितने मैक्सिमम केसेस जो SC/ST एक्ट में आ रहे हैं उनमें अगर लास्ट में आप जाएंगे तो सब में एक्विटल हो रहा है, लेकिन वो जो जीवन खराब हो रहा है उसको आप कहां से भरपाई करेंगे? नंबर 2, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर फ्री होकर के, फियरलेस होकर के एक विद्यार्थी एजुकेशन नहीं लेगा, किसी भी कास्ट का हो, तो आपको मालूम है क्या एजुकेशन सिस्टम होगा? वो एजुकेशन सिस्टम वहां पर कोलैप्स करेगा। नंबर 3, एकेडमिक एक्सीलेंस की जरूरत क्यों होती है? ताकि बेस्ट टैलेंट आप लेकर के आ सकें, और वो बेस्ट टैलेंट -40 मार्किंग के साथ अगर आप देते हैं नीट में और जी में, तो आपको लगता है कि वो बेस्ट टैलेंट मिलेगा? और मल्टीपल रिजर्वेशन, जन्म लेने से लेकर के आपको प्रमोशन तक का जो रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी आपको जरूरत है? और सबसे बड़ी चीज, जो संविधान की आत्मा की बात करते हैं, 289 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 साल 11 महीने 18 दिन की अथक परिश्रम के बाद, पूरे देश की विविधता में एकता पढ़ने के बाद और दुनिया भर में जाने के बाद, सर BN राव जैसे जो विद्वान लोग थे, कमला त्रिपाठी जैसे लोग थे, उन्होंने कहा भाई रिजर्वेशन आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं वो सिर्फ 10 वर्षों के लिए होगा, जिसके डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था। उन्होंने कहा 10 साल के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि आरक्षण वैशाखी नहीं है, सहारा है। नंबर 1। नंबर 2, हरिजन में अपने अंक में महात्मा गांधी, जिनको हम कहते हैं कि हमारे फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने स्वयं कहा कि आप जो है रिजर्वेशन के बेसिस पर एक सशक्त भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्पीट करना है तो आपको टैलेंट को खुला छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपने विजडम से आगे बढ़ सके। तो ये जो कानून है, इसका डिजाइन, इसका ऑपरेशन, इसका लीगल रिकॉग्निशन, और जो विक्टिमहुड आपने एक्सक्लूसिवली दिखा दिया सर्टेन रिजर्व कैटेगरी को, वो एक्सक्लूड करता है जनरल और अपर कास्ट को इसके प्रोटेक्टिवनेस से। उसका नेचर, ग्रेविटी, कॉन्टेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन वो सफर करेगा। इसलिए सिर्फ एक एग्जांपल दे देना रोहित वेमुला का सफिशिएंट नहीं है, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं राजेंद्र जी, IIT में आप किसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट दे करके प्रवेश तो दिलवा देंगे, लेकिन वो कठिन परीक्षाएं पास करने के लिए जब तक एक्सीलेंस नहीं होगा, तो जो छोड़ने की वजह है ना कि हम ये कॉलेज छोड़ रहे हैं, वो छोड़ने की वजह यह है कि आप उस सिलेबस से कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सिलेबस एकेडमिक एक्सीलेंस के बेसिस पर बना है, वो सिलेबस कास्ट बेस्ड सिस्टम पर नहीं बना है। और एक कास्ट बेस्ड सिस्टम सोसाइटी लेकर के आएंगे तो आप एक ऐसे भारत को, जो विकसित भारत की आप बात करें, उस विकसित भारत में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप अलग कर रहे हैं और 85-15 का फार्मूला ला करके आप सिर्फ जातिवादी जहर घोल रहे हैं, जिसमें समाज को आप बांट रहे थे। भारतीयता नहीं है या यूनिटी नहीं है। नंबर 3, जो सबसे बड़ी चीज जो कहते हैं, जो प्रोटेक्टर है इसके, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। एक बात बताइए राजेंद्र जी, अगर कॉलेज में पहले ही मान लिया जाए कि ये जो विद्यार्थी आए हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, ये पहले से ही ये विंडिक्टिव है, ये ऑफेंसिव हैं, ये मारपीट करेंगे, और उसकी कमेटी उनके ऊपर 24 घंटे पहरा करने के लिए बना दी जाए, तो फियरलेसली पढ़ पाएंगे? तो जो थ्रेशोल्ड है वो एक हायरार्की ऑफ विक्टिमहुड क्रिएट करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो इम्परमिसिबल है, एक बायस जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ है उसको प्रमोट करता है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, वो न्यूट्रल और इंक्लूसिव ना होकर के बायस्ड है। ओवर टू यू दुबे साहब, मुझे एक चीज बताइए, आपका जो ये मूल्यांकन है इस UGC रेगुलेशन का, और जो बातें आपने कही हैं, ये तो पीछे जाकर SC/ST एक्ट पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, ऐसा लगता है मुझे आपकी बात से। ये तो रिजर्वेशन की जो अवधारणा है आरक्षण देने की, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की या नौकरियों में, उस पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। तो आपने जो बात कही, ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इट्स अ लॉट बिगर क्वेश्चन।
इस पे अगर विचार करने बैठा जाएगा तो बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी सर। नहीं, बदलना चाहिए ही। अगर आप एक एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट बन रहे हैं तो रिजर्वेशन के साथ आप प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट नहीं बन सकते। आप हेल्दी डिस्कशन के साथ प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पार्ट बनेंगे। आप दुनिया से कॉम्पीट करना चाहते हो तो बेस्ट टैलेंटेड माइंड को आपको आगे लेकर आना पड़ेगा, और वो बेस्ट टैलेंटेड माइंड को आप रिजर्वेशन से अब दबा देंगे तो वो आगे नहीं आएगा। और एक बात बता दूं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड को अगर आप कहते हैं तो उनको आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड को आप रिजर्वेशन के बजाय उनकी शिक्षा व्यवस्था बचपन से शुरू करिए ना, ऐसे उनको पढ़ाया जाए। आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड को अगर आप कहते हैं उसमें आप कहते हैं जाति ही सोशली बैक एजुकेशन। राजेंद्र जी, आप जिस जगह से आते हैं, आप अपने गांव में ब्राह्मणों की स्थिति, ठाकुरों की स्थिति, बनियों की स्थिति, साहुओं की स्थिति जाकर देखिए। और रही बात इतनी, अगर हम सोसाइटी की बात करते, इंदिरा साहनी केस में साफ तौर पर आया था क्रीमी लेयर की अवधारणा। क्या क्रीमी लेयर की अवधारणा के मुताबिक आज हमारे देश के सवर्ण कौन है? हमारे यादव कम्युनिटी के लोग। सवर्ण कौन है? हमारी जाट कम्युनिटी के लोग। सवर्ण कौन है? साहू कम्युनिटी के लोग। सवर्ण कौन है? जायसवाल कम्युनिटी के लोग। सवर्ण कौन है? जो गुर्जर कम्युनिटी के लोग। सवर्ण कौन है? और भी बिजनेस करने वाले लोग। आपने उनको ओबीसी में डाल दिया। और सबसे ज्यादा अगर आप रेशियो उठाएंगे थानों का तो ओबीसी वर्सेस एससी एसटी के बीच में ही दरार। ब्राह्मण और क्षत्रिय तो बेचारा भाग रहा है, वो तो लड़ ही नहीं रहा है, वो तो सरेंडर कर चुका है। और एक संतोष वर्मा जैसे जो लोग हैं जो कहते हैं ब्राह्मणों अपनी लड़कियां दो, या तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए इस देश में जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी हमें नहीं दे दे, या ब्राह्मण की बेटी से हमारे बेटे की शादी नहीं। माने आप अब एक बात समझिए, जो आईएएस बन गया उसकी कास्ट रिजर्वेशन नहीं है, वो आईएएस है, वो एलीट है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो रिजर्वेशन छोड़ दे अपने से बाकी लोगों के लिए? तो भेदभाव मिटाने के लिए त्याग करना पड़ता है, और त्याग कहां से शुरू होता है? घर से। आप एक हायरार्की घर में अपने सैडिस्टिक प्लेजर को सेटिस्फाई करने के लिए ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन ही क्षत्रिय है, ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन ही बनिया है, ये नहीं कह सकते ऑपरेशन ही ब्राह्मण है। तो इसलिए इस अवधारणा को अगर आप लेकर आते हैं भाई साहब, तो मैं समझता हूं कि देश को आप गर्त की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसलिए कि 85 और 15 का जो रेशियो चल रहा है उसमें आप टैलेंट को नहीं लेकर आ रहे हो। और अगर आप कहते हैं कि विकसित भारत 2027, तो वो विकसित भारत टैलेंट के साथ आएगा, और वो टैलेंट आप अभी से दबा दे -40 में एडमिशन दे करके, तो कहां से टैलेंट आएगा? ओवर टू यू सर। मुझे एक चीज बताइए कि जो बात आप कह रहे हैं, क्या कोई भी राजनीतिक दल, खासकर जो बड़े राजनीतिक दल हैं, वो इस आर्ग्यूमेंट को बाय कर सकने की या इस पर कुछ सोच सकने की स्थिति में लगते हैं आपको आज की तारीख में? नहीं, वो नहीं लगते, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी जातिवादी हुई तो जो रूलिंग पार्टी है उससे बड़ी जातिवादी हो गई। तो ये जो वोट बैंक के लिए हितैषी बनने का जो हमने एजेंडा छीनना है विपक्ष से, हमने एजेंडा लेना है विपक्ष से, उसके चक्कर में आपने क्या किया कि आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नर्क में धकेलने का काम शुरू किया। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुलेआम आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसका जेनोसाइड हो, खुलेआम उसको मारपीट के लिए कि उसके साथ हो। आज स्थिति बताइए राजेंद्र जी, आप अपने इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए अगर हो जाए, मान लीजिए जिस जिन संस्थानों से आप निकले हैं वहां हो जाए कि 85% रिजर्वेशन जो एंकर्स होंगे राजेंद्र जी जैसे, वो उसमें रिजर्वेशन लागू होगा। आप बताइए, जो एंकर्स होंगे वो रिजर्वेशन लागू होगा, जो उसके बाद गेस्ट आएंगे वो भी रिजर्वेशन में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस का एलोकेशन भी रिजर्वेशन के बेसिस पर होगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्वस्थ, सफल, अनबायस्ड टैलेंट को मौका दे रहे हैं, या आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं? और संविधान कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूड्स एवरीवन। जी, तो इस बिना पर तो बहुत सारी चीजें इस देश में नहीं होनी चाहिए। मसलन सुप्रीम कोर्ट में अगर रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाए तो वो भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक अवधारणा है उसके खिलाफ है, जैसा कि आप बता रहे हैं। और फिर ये बात तो कहीं नहीं टिकती है, क्योंकि इसमें तो पहले ही अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, जिसको कथित रूप से हिंदी में सवर्ण कहते हैं, उसको मान लिया जाएगा कि यही अग्रेसर है, यही गड़बड़ करेगा, जब करेगा तो यही करेगा। तो ये तो कोई स्टैंड ही नहीं करता कोर्ट में। फिर भी सरकार और सरकार में बैठे लोग और एक्सपर्ट्स, कथित एक्सपर्ट्स,
जिनके पास बहुत विश्लेषण करने का दिमाग है, वो ऐसे रूल ड्राफ्ट कर देते हैं सर? तो इसीलिए ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब हमें सत्ता में रहना होता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, और वोट कैसे आएगा उस पर हम काम करते हैं। आपको मालूम है, मंडल कमीशन जब आया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर आए थे, और देश भर में आग लग गई थी मंडल कमीशन। उसके बाद मंडल कमीशन के बाद इंदिरा साहनी की जजमेंट आई, जिसमें कहा कि मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या किया, 67% कर दिया। मध्य प्रदेश में क्या किया, 63 से 67% कर दिया। झारखंड, हालांकि वो अल्टीमेटली लिटमस टेस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट है, वो पास नहीं कर पाया, लेकिन सरकारों ने करने की कोशिश की। झारखंड में किया, आप तमिलनाडु में किया, तमिलनाडु में तो लागू भी है जहां तक मेरा ख्याल है, ज्यादा रिजर्वेशन है के मामले में। लेकिन आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तो धज्जियां उड़ा दी ना, आपने तो नहीं किया ना 50% का कैप। तो अब एक बात, जब 50% का कैप आप स्वयं तोड़ रहे हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात करते हैं, उसने कहा कि आप जो जो जातियां सबल हो गई उनको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट करिए, उसके बाद भी अगर आप उस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं वोट बैंक के डर के मारे, आज भी आप एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात करने लगते हैं, तो आप कहां आप देश को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात माननी है तो उस पर मान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उतना ही एग्जीक्यूटिव, इसके लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफेयर करता है जितना नीतिगत होता है हर मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी परिधि है। लेकिन ये ड्रैकोनियन जो रेगुलेशन है, इसको मैं रिफॉर्म नहीं कहूंगा, रिफॉर्म नहीं है ये जो ड्रैकोनियन लेजिस्लेचर, इसमें यूजीसी एक्ट में संशोधन है, उसको सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर सुनेगी, और नहीं सुनेगी सुप्रीम कोर्ट अपने विजडम से इस देश की इंक्लूसिविटी को, इस देश में सबको बराबर का मौका देने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो मेंटेन रहे, वो करने के लिए ये जरूर करेगी कि इस पे कुछ न कुछ नीतिगत सुझाव देगी। तो इसलिए जो जो इक्विटी कमेटी और स्क्वाड्स का इस केस में जो व्यापक शक्तियां उनको दी जाएंगी, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या पर्टिकुलर कास्ट के लिए उसके ऊपर प्रभावी होंगी। तो मैं समझता हूं कि आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन तो ये है ही है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या, हम आप सब यही हैं, हमारा अपना स्तर जितना है इसका विरोध करने का, सब प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, कानून का विद्यार्थी होने के नाते हम अब सब अपनी अपनी जगह से कर रहे हैं। बाकी अल्टीमेटली डिसाइड करना है पार्लियामेंट को, और अल्टीमेटली डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट को। एक सवाल बस, और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और अभी तक हमने इसकी लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पहलुओं पर बात की। एक मैं आपका अनुमान जानना चाहूंगा कि अगर ये ऐसे ही चीजें आगे बढ़ी जैसे कि बढ़ रही, तो क्या आपको इस बात की आशंका नहीं दिखती कि हम एक किस किस्म के गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? एक ऐसी खाई को हम चौड़ा कर रहे हैं जिसको शायद शायद कभी पाटा नहीं जा सकेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक जातिगत भेदभाव की जो हम व्यापक परिभाषा वन साइडेड बना रहे हैं, उससे विद्वेष, द्वेष, आपस में एक दूसरे के साथ जो हम टिफिन शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, वो हटेगा। अब आप राजेंद्र जी, आपको बताऊं, मैं पिछले 22-23 वर्षों से वकालत में हूं, और अब तक हमने बिना देखे इतने लोगों को, कि वो एससी थे कि एसटी थे कि ओबीसी थे, बिना देखे हुए उनको ट्रेंड किया, अपने ऑफिस में रखा, साथ में खाना खाया, साथ में खाना खिलाया, उनके जरूरत के वक्त हमने काम साथ दिया, और आज जो खाई शुरू हो रही है वो कहां लेकर जाएगी, एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो जातिगत भेदभाव की व्यापक परिभाषा यूजीसी ने बनाई है, और वो वन साइडेड है, एक तरफा है, और इक्विटी स्क्वाड जो समानता सुनिश्चित करने के नाम पर जो तहलका मचाएगा, और गिल्ट प्रिजम्पशन की जो भावना प्रवृत्ति है, वो शुरुआत में ही दबाने वाला होगा, वो बिल्कुल देश की व्यवस्था के खिलाफ है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम नहीं कह सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारी एजेंसीज पर पूरा भरोसा है, हमें अपने संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा है, तमाम लोगों पर भरोसा है। लेकिन ये वन साइडेड नियम जाना ही चाहिए। इसके बाद भी भरोसा है आपको सब लोगों पर? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद भी भरोसा है। इसके बाद भी मुझे, मेरे जैसे बहुत तमाम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है कि वो इस पर कुछ न कुछ हल लेकर जरूर आएंगे।
थैंक यू सो मच सर। मैं देखूंगा कि कोर्ट क्या कहती है, और आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, वो क्या करते हैं, मेरी भी नजर रहेगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एक बार फिर बैठकर उसका विश्लेषण करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। थैंक यू सो मच।